मैं बनना चाहूँ जैसा पर शायद सपनों में, मैं उड़ना चाहूँ जैसा पर शायद सपनों में। सपनों की है उड़ान, कांटे बन गए फूल समान, रोक न पाए वो मुझको मुट्ठी में मेरी है आसमान। शुरू करते हैं आज का एपिसोड। पता है संदीप, कल मैं अपने कबर्ड की सफाई कर रही थी तो मुझे कुछ पुराने पोस्ट कार्ड्स और लेटर्स मिले, और सच कहूँ संदीप, उन्हें देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा। बहुत सी पुरानी यादें ताज़ा हो गई। पर आजकल तो ईमेल और एसएमएस के जमाने में ये सारी चीजें ना कहीं खोती सी जा रही हैं। हाँ, मुझे भी ऐसा लग रहा है वैसे, पर कोई बात नहीं, हम इन खोई हुई चीजों को वापस लाने की एक कोशिश तो कर ही सकते हैं, है ना? मतलब ये कि इन सब पुरानी चीजों के बारे में लोगों के जनरल नॉलेज को इम्प्रूव करके, है कि नहीं? तुम्हें पता है बबीता वैसे कि पोस्ट कार्ड की शुरुआत कब हुई और सबसे पहले कौन सी कंट्री ने इसके यूज को ऑथराइज किया था? नहीं पता भाई, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका पहला ऐसा देश था। और पता है, आज ही के दिन यानी 19 मई 1898 को ही अमेरिका ने पोस्ट कार्ड के यूज को ऑथराइज किया था। और उसके बाद तो एक कंट्री से दूसरी कंट्री देखते ही देखते ये 3x5 इंच का छोटा सा पोस्ट कार्ड दुनिया भर के लोगों का सपनों से जुड़ने का एक अहम जरिया बन गया। और संदीप, हमारा देश हिंदुस्तान उन पहले ऐसे देशों में से था जहाँ पोस्ट कार्ड का इस्तेमाल करना शुरू किया गया था। बिल्कुल सही बात बबीता। और मैं कभी कभी सोचता हूँ कि तरक्की का मतलब क्या अपनी पुरानी चीजों को छोड़कर आगे बढ़ना है, या उन्हें साथ लेकर तरक्की की सीढ़ियाँ चढ़ना है? बिल्कुल सही कहा संदीप तुमने। वैसे बबीता, जब चिट्ठी और पोस्ट कार्ड्स की बात चल ही रही है तो क्यों ना इसी से जुड़ा एक प्यारा सा गाना हो जाए? हाँ संदीप, तुमने तो मेरे मुंह की बात छीन ली। वैसे सोचो, कभी किसी ने ये गाना आज तक नहीं बनाया कि मेल आया है, मेल आया है। ऐसा कुछ बना है कभी? नहीं, मैंने भी नहीं सुना अभी तक। वैसे मैं काम कर रहा हूँ ऐसे एक गाने में। चलो ठीक है, उस गाने को हम बाद में सुनेंगे जिस पे तुम काम कर रहे हो। पहले हम ये वाला गाना सुनते हैं और उसके बाद लौट कर आते हैं बॉर्न टू बी रिमेम्बर्ड में। चिट्ठी आई है, आई है, चिट्ठी आई है, चिट्ठी आई है, वतन से चिट्ठी आई है। बड़े दिनों के बाद हम बेवतनों को याद, बड़े दिनों के बाद हम बेवतनों को याद, वतन की मिट्टी आई है। चिट्ठी आई है, चिट्ठी आई है। बॉर्न टू बी रिमेम्बर्ड सुन रहे हैं आप बबीता और संदीप के साथ। और संदीप, ये तो बात हो गई उस हिस्टोरिकल इवेंट की जो कि आज के दिन शुरू हुआ। अब बारी है उन महान लोगों की बात करने की जो आज ही के दिन इस दुनिया में आए और अपनी जिंदगी में कुछ ऐसे काम किए कि मरने के बाद भी लोग उन्हें याद करते हैं। बिल्कुल दोस्तों, और सच कहूँ तो आज जिनके हम सबसे पहले अपने शो में बात करने वाले हैं ना, उनकी जिंदगी पर ये सारी बातें बिल्कुल सच लगती हैं, बिल्कुल 100% सच। हम बात कर रहे हैं देश के छठे राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी की। एकदम सही संदीप। नीलम संजीव रेड्डी देश के उन पॉलिटिकल पर्सनालिटीज में से एक हैं जिन्होंने न सिर्फ आजादी की लड़ाई में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, बल्कि आजादी के बाद भी देश के कई अहम पदों पर रहकर देश की सेवा की। 19 मई 1913 में तमिलनाडु के एक छोटे से गांव इल्लूर में किसान परिवार में इनका जन्म हुआ। उस वक्त जहां एक तरफ नीलम संजीव रेड्डी अपनी उम्र की दहलीज एक एक करके पार कर रहे थे, वहीं दूसरी तरफ देश में स्वतंत्रता संग्राम की आग भी तेजी से फैल रही थी। और सिर्फ 19 साल की छोटी सी उम्र में ही युवा नीलम संजीव रेड्डी भी आजादी की लड़ाई की इस आग में कूद पड़े। ये वो दौर था जब देश में सविनय अवज्ञा आंदोलन जोरों पर था और कई लोग इससे जुड़ रहे थे। कई लोगों ने आजादी की लड़ाई में जुड़ने के लिए अपनी नौकरी और पढ़ाई तक छोड़ दी, और इन्हीं लोगों में एक थे नीलम संजीव रेड्डी। भाई पूरी तरह से इंडियन नेशनल कांग्रेस के साथ जुड़ गए ये।
लेकिन तुम्हें पता है संदीप, देश की लड़ाई में भाग लेने के साथ साथ उन्होंने आजाद हिंदुस्तान की नींव रखने में भी एक बहुत ही अहम किरदार निभाया और 1946 में मद्रास लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर और इसके अलावा इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर भी बने। वैसे यहाँ पर मैं आपको एक और बात बता दूं दोस्तों कि आजादी की इस लड़ाई में महत्वपूर्ण रोल निभाने वाले नीलम संजीव रेड्डी को कई बार जेल भी जाना पड़ा। बिल्कुल जाना पड़ा और आखिरकार 15 अगस्त 1947 को देश ने पहली बार आजादी का सूरज देखा और स्वतंत्र भारत में नीलम संजीव रेड्डी को कई जिम्मेदारियां निभाने को मिली, जिनमें सबसे पहले उनको 1949 से 1951 तक हाउसिंग एंड फॉरेस्ट मिनिस्टर के तौर पर नियुक्त किया गया था। बिल्कुल, और इसके बाद वो 2 बार आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री बने और इसके साथ ही साथ वो इंडियन नेशनल कांग्रेस के 3 बार अध्यक्ष भी चुने गए। और आंध्र प्रदेश की राजनीति में अपनी छाप छोड़ने के बाद अब बारी थी केंद्र की राजनीति की। और दोस्तों, यहाँ भी उन्होंने अपनी वही राजनीतिक सूझबूझ दिखाई जो अब तक उनकी पहचान बन चुकी थी। और इसी सूझबूझ के चलते वो केंद्र सरकार में कई महत्वपूर्ण डिपार्टमेंट्स के मिनिस्टर भी रहे, जिसमें लाल बहादुर शास्त्री जी के कार्यकाल में यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टील्स एंड माइंस का पद महत्वपूर्ण था। और इसके बाद इंदिरा गांधी जी के कार्यकाल में कई अलग अलग मिनिस्ट्रीज को भी उन्होंने संभाला, जैसे कि यूनियन मिनिस्टर ऑफ ट्रांसपोर्ट, सिविल एविएशन, शिपिंग एंड टूरिज्म। इसके अलावा वो 2 बार लोकसभा के स्पीकर भी चुने गए। और एक राजनेता के लिए इतने सारे महत्वपूर्ण पदों पर रहना और उसे ईमानदारी के साथ संभालना सच में काबिले तारीफ है। अरे ये तो इस महान राजनेता की राजनीतिक जिंदगी के बस कुछ अहम पड़ाव ही थे, लेकिन इतने अहम पदों के बाद अब बारी थी देश के प्रथम नागरिक बनने की, यानी कि देश के राष्ट्रपति बनने की। और 1969 को राष्ट्रपति पद के चुनाव में पहली बार नीलम संजीव रेड्डी ने चुनाव में भाग लिया और उन्हें हार का सामना करना पड़ा और उस चुनाव में वीवी गिरी देश के राष्ट्रपति के पद पर आसीन हुए। आखिरकार संदीप 25 जुलाई 1977 को नीलम संजीव रेड्डी ने देश के 6ठे राष्ट्रपति के तौर पर शपथ ली। और तुम्हें पता है कि उस वक्त नीलम संजीव रेड्डी की उम्र 65 साल की थी और देश के यंगेस्ट प्रेसिडेंट थे वो उस वक्त। और वो इकलौते ऐसे प्रेसिडेंट बने जिनका चुनाव सर्वसम्मति से किया गया। और दोस्तों, 1 जून 1996 को बेंगलोर में इस महान राजनेता ने अपनी जिंदगी की आखिरी सांस ली। हमारी तरफ से नीलम संजीव रेड्डी को भावभीनी श्रद्धांजलि। वेलकम बैक फ्रेंड्स। ये तो थी बात भारत के 6ठे राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी की। और पता है अब हम किस पर्सनालिटी की बात करने जा रहे हैं संदीप? बिल्कुल पता है। अब हम बात करने वाले हैं एक बॉन्ड की, जिसने अपनी बंदूक से नहीं बल्कि अपने लफ्जों से हर किसी को अपना बना लिया। अरे बाप रे। हाँ, इस बॉन्ड का नाम है माय नेम इज बॉन्ड, रस्किन बॉन्ड। क्या बात है। जी हाँ, ये वही रस्किन बॉन्ड है जो जितने बड़ों के फेवरेट हैं उतने ही बच्चों के भी। 19 मई 1934 को हिमाचल प्रदेश के खूबसूरत शहर कसौली में एक ब्रिटिश फैमिली में इस मस्त मौला राइटर का जन्म हुआ। जी, और दोस्तों, इनके फादर की ब्रिटिश रॉयल एयरफोर्स में नौकरी होने की वजह से इनका बचपन हिंदुस्तान के अलग अलग शहरों में गुजरा, जिनकी छाप उनकी कहानियों में साफ देखने को मिलती है। और उनकी कहानियों की बात करें उससे पहले क्यों ना इनके राइटर बनने से पहले की जिंदगी पर नजर डाल लें। सही कहा संदीप, क्योंकि रस्किन बॉन्ड की जिंदगी भी कुछ इंटरेस्टिंग कहानी जैसी ही थी। आज जहां इंडियन यूथ अच्छे फ्यूचर के लिए फॉरेन जा रहे हैं, वहीं रस्किन बॉन्ड ब्रिटेन से अपनी नौकरी छोड़कर हिंदुस्तान वापस आ गए थे। वाओ, दैट्स ग्रेट। और तुम्हें पता है बबीता कि रस्किन बॉन्ड के फादर हमेशा यही चाहते थे कि उनका बेटा एक लेखक बने, और इसलिए रस्किन बॉन्ड को हाई स्कूल खत्म करने के बाद ही लंदन उनके रिश्तेदारों के घर भेज दिया था और वहीं पर पढ़ाई करने के साथ साथ यंग रस्किन बॉन्ड ने नौकरी करनी भी शुरू कर दी थी, जिससे कि वो सेल्फ इंडिपेंडेंट बन सकें। और वहीं ब्रिटेन में उन्होंने अपनी पहली किताब रूम ऑन द रूफ लिखनी शुरू कर दी, जो कि कहानी है एक अनाथ एंग्लो इंडियन लड़के रस्टी की। इस कहानी में कहीं न कहीं रस्किन की असल जिंदगी की झलक मिलती है। हाँ, क्योंकि बचपन में जहाँ एक तरफ रस्किन की माँ उन्हें छोड़कर चली गई थी और दूसरी तरफ उन्होंने अपने पिता को भी बहुत कम उम्र में खो दिया था।
वैसे इनकी किताब रूम ऑन द रूफ के लिए रस्किन को जॉन लेवलिन राइस प्राइज भी मिला, जो कि ब्रिटेन में यंग राइटर्स को दिया जाता था। क्या बात है संदीप। लेकिन वहाँ पर इतनी कामयाबी मिलने के बाद भी उनका मन वहाँ बिल्कुल भी नहीं लगा और वो 4 साल के बाद ही इंडिया वापस आ गए। यहाँ पर वापस आकर रस्किन बॉन्ड का एक नया सफर शुरू हुआ, सफर एक सफल लेखक बनने का। और वाकई में ये सफर बहुत ही सफल रहा। इसमें लगभग 100 शॉर्ट स्टोरीज, 6 नॉवल और लगभग 30 किताबें, वो भी सिर्फ बच्चों के लिए लिखी गई। इसके अलावा उन्होंने एक नहीं बल्कि 2 ऑटोबायोग्राफीज भी लिखी, जिसमें से एक उनकी जिंदगी के शुरू के 25 साल के बारे में थी और दूसरी बाकी जिंदगी के बारे में। तो चलिए दोस्तों, उनकी जिंदगी के कुछ खट्टे मीठे लम्हों को खुद रस्किन बॉन्ड से ही जानते हैं। Reading involves a considerable amount of effort, I think, and participation on the part of the reader. It's not a passive form of entertainment or instruction, as if you're watching a television screen or a film. In a way, you're the object. And you're not having to do anything. In fact, you're not having to really exercise your mind very much. But with a book, you have to make the effort of actually absorbing what you read. तो दोस्तों, अभी आपने रस्किन बॉन्ड के बारे में जाना खुद रस्किन बॉन्ड की ही आवाज में। तो राइटिंग के दीवाने सिर्फ हम जैसे लोग ही नहीं होते बबीता, बल्कि बॉलीवुड भी होता है। तभी तो इनकी कितनी ही कहानियों पर सक्सेसफुल मूवीज बनी है, जैसे कि शशि कपूर ने इनकी किताब अ फाइट ऑफ पिजन्स पर जुनून फिल्म बनाई, जिसे 1979 में बेस्ट फिल्म का नेशनल अवार्ड मिला। हाँ, और इसी के बाद इनकी शॉर्ट स्टोरी सुजन 7 हस्बैंड्स पर विशाल भारद्वाज ने 7 खून माँ फिल्म बनाई थी। और संदीप, विशाल भारद्वाज ने ही इनकी एक और कहानी द ब्लू अम्ब्रेला पर इसी नाम से फिल्म बनाई थी। द ब्लू अम्ब्रेला बहुत ही अच्छी फिल्म थी। पंकज कपूर की एक्टिंग का उसमें कोई जवाब नहीं था। जी, अभी थोड़ी देर पहले आप उन्हीं की एक्टिंग कर रहे थे। जी हाँ। तो क्यों ना इन्हीं की कहानियों पर बनी उनकी फिल्म 7 खून माफ से ही लिसनर्स को ये प्यारा सा गाना सुनवाया जाए। दोस्तों, यहाँ पर बात हो रही थी रस्किन बॉन्ड की, और अकादमी अवार्ड और पद्मश्री से सम्मानित इस हरफन मौला कलम के इस जादूगर को हैप्पी बर्थडे। और अब बात करेंगे हम कार्यक्रम में एक ऐसे राइटर, डायरेक्टर, एक्टर और पोएट की जिन्होंने स्टेज से लेकर फिल्म्स तक, फिल्म से लेकर टीवी तक हर जगह अपनी एक अलग पहचान बनाई है। क्या बात है संदीप, किस अंदाज में आपने इनको लोगों के सामने लाया, बहुत अच्छा लगा। भाई, रौबदार चेहरे मोहरे वाले इस शख्स का नाम है गिरीश कर्नाड। मैथ्स और स्टैटिस्टिक्स से ग्रेजुएट गिरीश कर्नाड का जन्म 19 मई 1938 को महाराष्ट्र में हुआ। दोस्तों, कला और गिरीश का रिश्ता मानो बचपन से ही बन गया था और इसीलिए उन्होंने काफी जल्दी ही थिएटर को अपनी जिंदगी बनाने की भी सोच ली। और इसीलिए मैथ्स और स्टैटिस्टिक्स में ग्रेजुएशन और प्रेस्टिजियस ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से फिलॉसफी, पॉलिटिक्स और इकोनॉमिक्स में पढ़ाई करने के बाद भी उन्होंने इंडिया वापस आकर थिएटर में ही करियर बनाया। और पता है संदीप, मद्रास के ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस में 7 साल काम करने के बाद उनका गुजर बसर करना ना थोड़ा सा मुश्किल हो गया था, इसीलिए उन्होंने शुरू में नौकरी भी की। और मद्रास के ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस में 7 साल काम करने के बाद उन्होंने राइटिंग को अपना सारा समय देने का फैसला किया और इसके साथ ही वो स्टेज की दुनिया में वापस आ गए। और फिर गिरीश जी ने द मद्रास प्लेयर के नाम के एक थिएटर ग्रुप को ज्वाइन कर लिया। और फिर क्या था, उनका पैशन अब पूरी तरह से उनकी जिंदगी में रंग भर चुका था। और उनके लिखे मशहूर नाटकों की अगर बात करें तो उसमें ययाति, तुगलक, हयवदन, नागमंडल, अग्नि और बरखा ऐसे नाम हैं जिनका कई बार मंचन किया जा चुका है। क्या बात है, विचारों को शब्दों के जरिए नाटक की शक्ल देने में माहिर गिरीश एक मंझे हुए एक्टर भी हैं। तो दोस्तों, क्यों ना इसी बात पर उनकी एक्टिंग का एक नमूना हो जाए।
तो क्या डील ऑफर कर रहे हो? कोई डील नहीं, यही बताने के लिए मैंने आपको बुलाया है। इन बच्चों को अपना गेम खेलने दीजिए, ये बाजी मैदान पर ही तय होने दीजिए। मोहित, नादान मत बनो। तुम जानते हो कि धंधे और सौदे इस खेल का बुनियादी हिस्सा बन चुके हैं। इस देश के सबसे अच्छे खिलाड़ी भी सौदों की वजह से ऊपर आए। मुझ जैसे लोग और अब तुम भी वो सौदे करते हैं जिनसे द बेस्ट पॉसिबल टीम तैयार हो सके। दिस इज कॉल्ड अ कंप्लीट आर्टिस्ट, नहीं बबीता? ऑब्वियसली संदीप, वैसे ये तो तुम्हें पता चल ही गया होगा कि वो परफेक्ट आर्टिस्ट होने के साथ साथ एक स्कॉलर भी है। पर शायद बहुत कम लोगों को ये बात पता हो कि गिरीश कर्नाड शिकागो यूनिवर्सिटी के विजिटिंग प्रोफेसर भी हैं। और वैसे गिरीश कर्नाड को हम लोगों ने कई तरह के रोल्स में देखा है, पर उनमें से तुम्हारा कौन सा फेवरेट है बबीता? बताने से बेटर है संदीप, मैं अपने प्यारे प्यारे दोस्तों को गिरीश कर्नाड के मेरे फेवरेट कैरेक्टर का ये डायलॉग सुना देती हूँ। टाइगर के सारे पासपोर्ट हमने कैंसिल कर दिए, हमें फौरन पता चल जाएगा सर। टाइगर तुम्हारी तरह इडियट नहीं है जो उन पासपोर्ट्स को इस्तेमाल करेगा। ये मत भूलो, हम टाइगर की बात कर रहे हैं। हम जो भी सोच रहे हैं वो हमसे एक कदम आगे सोच रहा है। क्या बात है, इतने दमदार कलाकार होने का ही नतीजा है कि उनके नाम हुए दर्जनों अवार्ड्स। और वो अवार्ड्स हैं जैसे संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, पद्मश्री, पद्म भूषण, कन्नड़ साहित्य अकादमी पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार, ज्ञानपीठ पुरस्कार और फिर कालिदास सम्मान। इसके अलावा गिरीश कर्नाड को कन्नड़ फिल्म संस्कार के लिए बेस्ट डायरेक्टर का नेशनल अवार्ड भी मिल चुका है। वाह बबीता, मैं ये सोच रहा हूँ कि काश इनमें से एक आध अवार्ड मुझे भी मिल जाता, कैसा रहता? क्यों नहीं संदीप, थोड़ी मेहनत करो, तुम भी एक दिन उसी ऊंचाई पर पहुंच जाओगे। बस बबीता जी, आपके आशीर्वाद का ही इंतजार है। खैर, फिलहाल तो इस मल्टी टैलेंटेड पर्सनालिटी को उनके जन्मदिन पर विश किया जाए। क्यों नहीं? मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे मिस्टर गिरीश कर्नाड। सच में गिरीश कर्नाड जैसी पर्सनालिटीज आज के यूथ्स के लिए बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है। वेरी ट्रू संदीप, पर हमारी जो अगली पर्सनालिटी है वो भी कुछ ऐसी ही इंस्पिरेशनल है। कौन है वो पर्सनालिटी? एक जर्नलिस्ट, प्ले राइटर, स्क्रीन राइटर, नॉवेलिस्ट, प्रोड्यूसर, अच्छा, डायरेक्टर और ब्लॉगर, यानी नोरा एफ्रॉन। जी हाँ, वही नोरा एफ्रॉन जो कि रोमांटिक कॉमेडी फिल्म बनाने की एक्सपर्ट है, जिन्होंने सिल्कवुड, व्हेन हैरी मेट सैली, स्लीपलेस इन सियाटल बनाई है। और इनके बारे में कुछ और भी बताओ ना। ये सब तो सभी को पता है। हाँ बिल्कुल। 19 मई 1941 को न्यूयॉर्क में इनका जन्म हुआ और लिखने का हुनर अपने पेरेंट्स से इनको मिला, क्योंकि वो दोनों ही एक जाने माने स्क्रिप्ट राइटर थे। और पता है, इनकी दोनों बहनें भी स्क्रिप्ट राइटर हैं। वैसे नोरा ने कुछ दिनों तक व्हाइट हाउस में बतौर इंटर्न भी काम किया है। जी, और नोरा ने अपने करियर की शुरुआत किसी फिल्म स्टूडियो से नहीं, बल्कि अमेरिका के एक जाने माने न्यूज़पेपर में एज अ जर्नलिस्ट की थी। और इसके बाद उन्होंने कई फेमस कॉलम्स लिखे। और इस लेखक और जर्नलिस्ट ने फिल्मों में अपना पहला कदम रखा फिल्म सिल्कवुड से, और 1983 में आई इस फिल्म का स्क्रीन प्ले नोरा ने लिखा था। इस फिल्म के लिए उन्हें उनका ऑस्कर अवार्ड में पहला नॉमिनेशन मिला। जी, और अपनी पहली फिल्म में छाने वाली नोरा की कलम से और भी कई हिट कॉमेडी फिल्म्स निकली, जिनमें माय ब्लू हेवन, स्लीपलेस इन सियाटल, यू हैव गॉट मेल, जूली एंड जूलिया और एक डायरेक्टोरियल डेब्यू फिल्म थी दिस इज माय लाइफ। लेकिन संदीप, इनकी अगर सबसे कामयाब फिल्म की बात करें ना, तो वो है व्हेन हैरी मेट सैली, जिसके लिए बाफ्टा अवार्ड से भी इन्हें सम्मानित किया गया। दोस्तों, यूं तो आज नोरा हमारे बीच नहीं है, पर उनकी फिल्मों के जरिए वो आज भी अपने फैंस के दिलों में जिंदा है। हमारी तरफ से नोरा एफ्रॉन को सलाम। ये
गाना नोरा एफ्रॉन की फिल्म से तो नहीं था संदीप, क्या कर रहे हो, मरवाओगे तुम। किसी और पर्सनैलिटी का गाना किसी और पर चलाकर। रिलैक्स रिलैक्स बबीता, ये गाना मशहूर रॉक सिंगर पीट टाउनशेंड का है। थैंक गॉड, मैं तो डर ही गई थी कि कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं हो गई है तुमसे। छोड़ो यार, मैं इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकता हूँ। अच्छा खैर ये सब छोड़ो और बताओ कि अचानक पीट का गाना क्यों? क्योंकि आज उनका हैप्पी बर्थडे है। और बबीता, आज का दिन सच में बहुत खास है, तभी तो एक के बाद एक इतने मल्टी टैलेंटेड लोगों का आज ही के दिन बर्थडे है। सच में संदीप। अब पीट टाउनशेंड को ही लो। जबरदस्त सिंगर होने के साथ साथ सॉन्ग राइटर, ऑथर और कई तरह के म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाने में भी वो बहुत माहिर हैं। और 19 मई 1945 को लंदन में एक प्रोफेशनल सैक्सोफोन प्लेयर के घर पर इनका जन्म हुआ। विरासत में मिले संगीत के इस हुनर को पीट ने आगे बढ़ाया। न सिर्फ आगे बढ़ाया संदीप, बल्कि रोशन भी किया। बिल्कुल, उसकी मिसाल है उनके सुपर हिट एल्बम की लंबी चौड़ी लिस्ट। और शुरुआत में म्यूजिक को पीट सिर्फ शौकिया तौर पर लेते थे संदीप। हाँ। और शायद यही वजह थी कि संगीत की बजाय उन्होंने ग्राफिक डिजाइनिंग की पढ़ाई को ज्यादा इम्पोर्टेंस दी। लेकिन दोस्तों, एक दिन अपने एक पुराने दोस्त से हुई मुलाकात ने पीट के अंदर के म्यूजिशियन को एक बार फिर से जिंदा कर दिया और दोनों ने मिलकर रॉक बैंड द हू की शुरुआत की। क्या बात है। और इस बैंड के लीड गिटारिस्ट और सॉन्ग राइटर थे पीट। द हू का जादू हमारे लिसनर्स के लिए भी। No one knows what it's like to be the bad man, to be the sad man behind blue eyes. No one knows what it's like to be hated, to be faded, to telling only lies. But my dreams, they aren't as empty as my conscience seems to be. I have hours only lonely. My love is vengeance that's never free. दोस्तों आप सुन रहे हैं बॉर्न टू बी रिमेम्बर्ड बबीता और संदीप के साथ। और पता है एक बार संदीप एक बड़ा ही मजेदार इंसिडेंट हुआ एक रॉक स्टार के साथ, और मैं किस्सा सुनाऊं आपको? बिल्कुल सुनाओ। भाई किस्सा कुछ यूं है कि पीट अपने बैंड द हू के साथ परफॉर्मेंस दे रहे थे। अच्छा। कि तभी उनका गिटार टूट गया। ओहो। पर उन्होंने ऐसे रिएक्ट किया जैसे कि ये उनके शो का ही एक हिस्सा था। और वो कहते ना बबीता कि कुछ भी हो जाए, द शो मस्ट गो ऑन। वैसे अपने बैंड के अलावा उनका सोलो करियर भी काफी इम्प्रेसिव है। आई एम और हैप्पी बर्थडे जैसे एल्बम उनके हिट सोलो करियर के नमूने हैं। वैसे दोस्तों म्यूजिक के साथ साथ पीट को लिखने का भी शौक है और वो कई न्यूज़पेपर में रेगुलर कॉलम भी लिखते हैं। हाँ, और इसके अलावा वो बच्चों के लिए चैरिटी प्रोग्राम्स भी करते हैं और ड्रग्स की गिरफ्त में आ चुके लोगों के लिए रिहैबिलिटेशन में भी मदद करते हैं। तो दोस्तों हमारे प्रोग्राम की तरफ से इस कंप्लीट आर्टिस्ट को उनके जन्मदिन पर ढेरों बधाइयाँ। अरे बबीता, बातों बातों में हमने घड़ी की तरफ तो देखा ही नहीं कि आज हमारे जाने का टाइम हो गया है। अब हम दोनों को दीजिए इजाजत। मैं बनना चाहूँ जैसा पर शायद सपनों में, मैं उड़ना चाहूँ जैसा पर शायद सपनों में। सपनों की है उड़ान, कांटे बन गए फूल समान, रोक न पाए वो मुझको मुट्ठी में मेरी है आसमान। Born to be remembered। इस कार्यक्रम के कार्यकारी निर्माता जैनेंद्र सिंह,